हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स का मैथमेटिक्स 2 का इंडेक्स नंबर। इसके पहले हमने दो तीन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अभी हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। I repeat, cost of living index. This concept is very interesting and very simple, and you can mark it as important. इसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस कंसेप्ट पे। तो अभी दो वीडियोस में, मतलब दो पार्ट में इसे मैं रिकॉर्ड करूंगा। पहला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता क्या है, थेरोटिकली हम समझ के लेंगे, और सेकेंड वीडियो में इसके इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, कि हम करंट ईयर की प्राइस या करंट ईयर की कॉस्ट या करंट ईयर का रेवेन्यू कंपेयर करते हैं किसी एक बेस ईयर के साथ, है ना। तो ठीक उसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग का इंडेक्स नंबर। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या बताएगा, कि हमें ये बताएगा कि कंपेरेटिव कॉस्ट बताएगा हमारे लिविंग की। जैसे कि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग लिविंग मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब हमारा जिंदगी गुजारने में कितना खर्चा होता है, कितना फूड पे होता है, कितना एंटरटेनमेंट पे होता है, कितना हाउस होल्ड पे होता है, कितना ट्रैवलिंग पे होता है ना। तो ये हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है ना, उसको एग्रीगेट करके हम एक इंडेक्स नंबर निकालेंगे, उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये किस चीज का इंडेक्स नंबर है, ये है कॉस्ट का। किसकी कॉस्ट का, गुड्स और सर्विसेज की, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं, उसका है ये। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान में देने वाली बात यह है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंज्यूमर शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब एक जाहिर सी बात है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज, अलग अलग गुड्स, अलग अलग सर्विसेज को कंज्यूम करता है ना। तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकलेगा, ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए निकलेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, रूरल पॉपुलेशन का अलग निकलेगा और अर्बन पॉपुलेशन का अलग निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल रूरल पॉपुलेशन, अगर किसी गांव खेड़े में कोई व्यक्ति 20,000 रुपए भी कमाता है, इफ समवन इज अर्निंग 20,000 इन विलेज, तो वो अमीर समझा जाएगा। 20,000 मतलब बहुत कमा लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप समझो मुंबई जैसे शहर में अगर कोई 20,000 कमाता है, तो ये तो बहुत कम है ना। अगर मुंबई जैसे शहर में कोई 20,000 अर्न करता है, तो ये तो बहुत कम है। तो रूरल पॉपुलेशन का इंडेक्स नंबर अलग निकलेगा, अर्बन पॉपुलेशन का अलग निकलेगा। ठीक है, रूरल का अलग निकलेगा और अर्बन का अलग। इतना ही नहीं, क्लासेस ऑफ कंज्यूमर्स का भी अलग अलग निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अर्बन में हम बात करते हैं मुंबई में फॉर एग्जाम्पल रौनक सर का लाइट बिल आ रहा है 2,000। तो ठीक है, रौनक सर के लिए 2,000 ठीक है, लेकिन मुकेश अंबानी का कितना आएगा, मुकेश अंबानी का लाइट बिल तो लाखों में आएगा, क्योंकि मुकेश अंबानी का घर कितना बड़ा है ना। तो अर्बन पॉपुलेशन में भी क्लास ऑफ पीपल में वेरी करता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर अर्बन पॉपुलेशन में भी वेरी करता है। तो मतलब हमें क्या देना है कि ये जो इंडेक्स नंबर, ये कौन सी क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के लिए है, कौन सी पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब बेसिकली ये जो थेरी है, ये सिर्फ समझने के लिए, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकली आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थेरी का हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, दैट्स व्हाई। अब अगर हमें स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये हमें पढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन में तो ये सारा डेटा दिया ही होगा, लेकिन फिर भी वो डेटा कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि हम एक बेस ईयर पकड़ते हैं, है ना। एक बेस ईयर सिलेक्ट करना होता है। तो ठीक उसी तरह हमें सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक बेस ईयर डिसाइड करना है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, या फिर तारक मेहता में भिड़े कहता है, हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था। तो वो सही है क्या, बेस ईयर? नहीं। बेस ईयर कौन सा होना चाहिए, 2 साल पहले का, 5 साल पहले का, 10 साल पहले का, ऐसा हमने कोई बेस ईयर लेना चाहिए। ठीक है, और बेस ईयर को ध्यान में रखते हुए हम करंट ईयर का प्राइस या कॉस्ट हम कंपेयर करते हैं परसेंटेज के फॉर्म में, उसे ही हम इंडेक्स नंबर कह रहे थे। ठीक है, अब ध्यान में देने वाली बात है कि बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए। बेस ईयर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ईयर। तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो, क्या हम 2020 को बेस ईयर ले सकते हैं, 2020 को बेस ईयर ले सकते हैं क्या? जल्दी कमेंट करो, यस नो, यस नो, यस नो, क्विकली कमेंट। क्या हम 2020 को बेस ईयर ले सकते हैं क्या? नो, एब्सोल्युटली नो,
क्यों? क्योंकि 2020 में तो सबके खर्चे ही अलग हो गए थे ना, सब्जियों के दाम बढ़ गए थे, दूध के दाम बढ़ गए थे, क्योंकि लॉकडाउन था, है ना, हर चीजों के दाम बढ़ गए थे। हमारा खर्चा हो रहा था मास्क पे, सैनिटाइजर पे, जरूरी नहीं ना कि आने वाले समय में भी मास्क और सैनिटाइजर पे हमारा खर्चा हो। तो बेस ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल ईयर, मतलब एबनॉर्मल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वॉर, फेमाइन, फ्लड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लॉकडाउन, है ना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेस ईयर दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा सर हमारा फिक्स्ड बेस्ड मेथड एंड दी अदर वन वुड बी द चेन बेस्ड मेथड। जैसे कि फिक्स्ड बेस्ड मेथड में क्या है कि हमने 2010 को बेस ईयर ले लिया, तो अभी 2021 का कंपेयर कर रहे हैं टू 2010 से, 2022 का कंपेयर कर रहे हैं 2010 से, 2023 का कंपेयर कर रहे हैं 2010 से। तो हमारा जो बेस ईयर है दैट इज 2010, इट्स कांस्टेंट, इट्स फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ चेन बेस मेथड हम क्या करते हैं कि अगर हम 2010 को बेस ईयर पकड़ते हैं तो 2011 का हम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें 2012 का इंडेक्स फाइंड करना है तो हम 2011 को बेस पकड़ेंगे, 2013 का फाइंड करना है तो 2012 को हम बेस ईयर पकड़ेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? चेन बेस्ड मेथड, इसे हम कहेंगे चेन बेस्ड मेथड। तो पहला स्टेज था कि हमें बेस ईयर को सिलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेज इज चॉइसेस ऑफ कमोडिटीज, कि हम कौन सी कमोडिटीज को हमारे इंडेक्स नंबर में यूज करना चाहते हैं। देखो लाइफ में हम कमोडिटीज तो बहुत सारी यूज करते हैं, तो क्या हर एक कमोडिटी को हम ले लेंगे? क्या नहीं, हम कौन सी कमोडिटी को लेंगे? हम रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी को लेंगे। हम कैसी कमोडिटी को लेंगे? only representative commodity, all commodities cannot be included it, only representative commodities को हम हमारे इंडेक्स नंबर के कैलकुलेशन में लेंगे, ठीक है। अब कैसी होनी चाहिए कमोडिटीज? ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारा टेस्ट, हैबिट्स एंड कस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हो, ठीक है। कमोडिटी शुड बी रिकॉग्नाइजेबल और शुड हैव द सेम क्वालिटी ओवर द डिफरेंट पीरियड एंड प्लेसेस, ठीक है। The economic and social importance of different commodities should be taken into consideration. The commodities should be sufficiently large in number. All varieties of commodities should be included. तो मोटा मोटी ये 6 पॉइंट्स रीड करके हमें क्या समझ में आता है कि हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन के लिए कमोडिटीज लेनी पड़ती है। ऑल कमोडिटीज हम नहीं ले सकते, तो हम चुनिंदा कमोडिटीज लेंगे। कैसी कमोडिटीज लेंगे? जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगी, ठीक है। और वो कमोडिटीज कैसी होना चाहिए? वो पर्टिकुलर टेस्ट हैबिट्स को रिप्रेजेंट करे, सभी जगह अवेलेबल रहे, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल रहे, ऐसे कुछ फीचर्स उसमें होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे जरा ये बताओ, अगर हम रूरल एरिया का, अगर हम किसी गांव खेड़े का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, तो क्या वहां पे कमोडिटी में हम एसी को कंसीडर करेंगे? क्या नहीं, हम एसी को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि गांव खेड़े में एसी होती नहीं है किसी के यहाँ पे। लेकिन अगर हम मुंबई जैसी सिटी में अगर इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग में एयर कंडीशन का खर्चा भी पकड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने कमोडिटीज तो सिलेक्ट कर लिए रौनक सर, अब हमें बताओ उसकी प्राइजेस कहाँ से लेनी है। तो प्राइजेस ऐसे नहीं कि अपने मन से ले ली, ठीक है। प्राइसेस देखो इसमें एक पॉइंट है, ऑल वेराइटीज ऑफ कमोडिटीज शुड बी इंक्लूडेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कपड़े कंसिडर कर रहे हैं, तो कपड़ों में ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शर्ट कंसिडर कर रहे हैं, कपड़ों में शर्ट, पैंट सब कंसिडर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ प्राइजेस। अब इसकी प्राइजेस कहाँ से लानी है? अपने मन से लेनी है क्या? नहीं, इसकी प्राइजेस कहीं ना कहीं तो भी अवेलेबल होंगी, है ना, मार्केट प्राइजेस हमें लेनी है, ठीक है। तो फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट व्हाइल कलेक्टिंग द प्राइजेस। क्या फ्रॉम कहाँ से हमें प्राइस लेनी है? होलसेल प्राइस लेनी है या रिटेल प्राइस लेनी है? टैक्सेस को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ये हमें ध्यान में लेना है, ठीक है। अब प्राइजेस कहाँ से लेंगे? हम प्राइजेस ऐसी जगह से लेंगे जहां वो कमोडिटी लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड होती है। हम प्राइजेस ऐसी जगह से लेंगे जहां वो कमोडिटी लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड होती है, ठीक है। और उसकी प्राइस अगर पब्लिश्ड अवेलेबल है तो हम वो प्राइसेस लेंगे, ठीक है। Care should be taken while collecting price quotations from individuals that they provide correct information. हमें ये भी ध्यान लेना है कि हम जिस व्यक्ति से प्राइस कलेक्ट कर रहे हैं वो हमें सही प्राइस बताए, ठीक है। और होलसेल प्राइस लेना है या रिटेल प्राइस लेना है, ये हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है, हम क्यों इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं उस पर ये निर्भर करता है। और प्राइसेस कैसी होनी चाहिए? एवरेज लेनी चाहिए।
हमने बहुत सारे सोर्सेज से प्राइस लेनी चाहिए, फिर उसका एवरेज करना चाहिए, क्योंकि ये देखो पूरा रिप्रेजेंटेटिव खेल चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है सर एवरेज कौन सा ले, तो एवरेज भी दो है, एक ज्योमेट्रिकल मीन है और एक अरिथमेटिक मीन है। तो थेरोटिकली अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अरिथमेटिक मीन ज्यादा अच्छा है। तो रियल लाइफ में हम अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर चॉइसेस ऑफ वेट्स की। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ वेट्स। जनरली ऑल द कमोडिटीज इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। therefore proper weights must be assigned to the commodities according to their relative importance, ठीक है। अब हमने बहुत सारी ढेर सारी कमोडिटीज ली है, तो क्या ये जरूरी है क्या कि हर कमोडिटी इक्वली इंपॉर्टेंट हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर टीचर है, तो टीचर किस चीज को ज्यादा वेट देंगी? टीचर वेट देंगी बुक्स को, है ना। बुक्स को, किताबों को, चौक को, पेन को, पेंसिल को, इन चीजों को टीचर ज्यादा वेट देगी, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्कर्स के लिए अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो वो बुक्स पे खर्चा करते ही कितना है, तो उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में बुक्स का जिक्र नहीं होगा, है ना। तो हमें उनके अगर हम टीचर के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो बुक्स पे ज्यादा खर्चा है, तो बुक्स को हम ज्यादा वेट देंगे। वेरेज हम लेबर के लिए, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो उनका बुक्स पे हार्डली कुछ खर्चा होता है, तो उनके केस में बुक्स को हम वेट कम देंगे, ठीक है। अब बात आती है सर पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर निकालने का? तो सिंपल सी बात है कि हमें देखना है कि महंगाई कितनी बड़ी है। कि पहले के जमाने में हमारा इतने सैलरी में काम हो जाता था, अब वही हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कितनी सैलरी लगेगी। फॉर एग्जांपल हमारा 10,000 की सैलरी में एक लिविंग अच्छा अच्छा खासा लिविंग निकल जाता था, ठीक है। हमारा फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ की सैलरी में अच्छा खासा गुजारा हो जाता था। अब आज 10 साल बाद हमें कितने रुपयों की जरूरत है सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए? आई रिपीट, सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। ये हमें पता चलता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से। अब देखो हम बार बार देखते हैं कि जैसे कि अभी महाराष्ट्र में एसटी वाले स्ट्राइक पे, तो क्यों है? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो उनकी जो लिविंग लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से आपने हमारा सैलरी नहीं बढ़ाया है ना। तो ये बार बार जो टीचर्स लोग, बैंक के कर्मचारी, इंश्योरेंस के कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लेबर स्टाफ, ये लोग स्ट्राइक पे क्यों जाते हैं? इनका ये कहना होता है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ा है कि लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना होता है, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। उसमें दो मेथड है, एक एग्रीगेटिव और एक फैमिली वाली। तो हम वो नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो हियर आई एम योर फ्रेंड CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।